पश्चिम एशिया में और तेज हुआ संघर्ष। इजराइल ने ईरानी लड़ाकू विमान मार गिराने का किया दावा। ईरान की खाड़ी देशों पर पलटवार जारी। सऊदी तेल रिफाइनरी पर फिर ड्रोन हमला। अमेरिका का दावा, श्रीलंका तट के पास डुबोया ईरानी वॉरशिप। 101 लापता, लगभग 180 लोग थे सवार। श्रीलंका ने कॉल मिलने पर भेजी मदद। कई लोगों को निकाला गया सुरक्षित। खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव के बीच अब भारतीय नागरिकों की सकुशल स्वदेश वापसी जारी। सरकार ने कहा, नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्रालय ने स्थापित किया कंट्रोल रूम। Imagine being able to build anything just by नेपाल में आम चुनाव कल। करीब 3,500 उम्मीदवारों का होगा फैसला। सभी पुराने दल और जेन जी आंदोलन से उभरे कुछ नए दल चुनावी मैदान में। और देश और दुनिया में दिखा होली का उल्लास। उत्साह और उमंग के साथ लोगों ने मनाया रंगों का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और आइए शुरुआत करते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान में जंग का 5वां दिन और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इजराइल ने तेहरान पर हमले तेज कर दिए हैं, जबकि ईरान जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हट रहा। इजरायली सेना का दावा है कि उसने ईरानी याक 130 को मार गिराया है और कई सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए हैं। उधर पेंटागन का कहना है कि अमेरिकी बल अब तक लगभग 2000 लक्ष्यों पर हमला कर चुके हैं। खाड़ी में तनाव बढ़ चुका है, तेल ठिकाने निशाने पर हैं और होर्मुज जल डमरू मध्य पर भी साया गहराता जा रहा है। ऐसे में क्या ये जंग अब पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने जा रही है? क्या है हालात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का 5वां दिन। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजराइल का तेहरान पर हमला व्यापक और भीषण होता जा रहा है। इस बीच इजरायली सेना ने तेहरान के ऊपर एक ईरानी लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ के मुताबिक तेहरान में एक ईरानी याक 130 युद्धक विमान को मार गिराने के लिए F-35 विमान का इस्तेमाल किया गया। हालांकि ईरान की ओर से इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। इससे पहले आईडीएफ ने तेहरान में आंतरिक सुरक्षा फोर्स और अर्धसैनिक टीम बसीज के 4 ठिकानों पर बम बरसाए थे। बसीज वही संगठन है जिसने ईरान में सरकार के खिलाफ हुए व्यापक प्रदर्शनों को कड़ाई से दबाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इजरायली सेना का कहना है कि दर्जनों मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट करने के बाद भी ईरान के पास मिसाइल दागने की काफी क्षमता अभी भी बनी हुई है, लिहाजा इन्हें पूरी तरह से नष्ट करने तक हमला जारी रहेगा। इस बीच पेंटागन ने कहा है कि अमेरिकी बलों ने ईरान में अब तक लगभग 2000 लक्ष्यों पर हमला किया है। इन हमलों में ईरान की वायु सुरक्षा को गंभीर रूप से कमजोर करने, ईरान के सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों, लॉन्चरों और ड्रोनों को नष्ट करने और 17 जहाज तबाह करने का दावा किया है, जिसमें एक पनडुब्बी भी शामिल है। 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। करीब 2000 फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और बम गिराने वाले विमान शामिल हैं। ईरान शनिवार को अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों के प्रतिशोध में पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी आरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर फिर एक ड्रोन आकर गिरा है। ये देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। कुछ दिन पहले भी इस रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन से हमला हुआ था। इससे पहले सऊदी ने 2 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था। सऊदी अरब ने कहा है कि वो अपनी और निवासियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। वहीं कुवैत को बुधवार को भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों का सामना करना पड़ा। इस बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखने का दावा किया है। ये तेल और गैस सप्लाई के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है। वहीं ईरान ने किसी भी तरह की वार्ता की संभावना से इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ट्रंप ने ईरान के साथ जारी परमाणु बातचीत के बीच हमला करके कूटनीति के साथ धोखा दिया है। खबरों के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामनई के बेटे मुज्तबा खामनई शनिवार को हुए इजराइल अमेरिका के हमले में सुरक्षित बच गए हैं और नए लीडर चुने जाने के प्रबल दावेदार हैं। इस हमले में खामनई और उनकी पत्नी सहित कई लोगों की मौत हो गई थी। मुज्तबा खामनई अयतुल्लाह खामनई के दूसरे सबसे बड़े बेटे हैं। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्स ने कहा है कि अगर अली खामनई के बाद ईरान में जो भी नया नेता बनेगा उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। कार्स ने यह भी कहा कि नाम या जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इजराइल उसे ढूंढ लेगा। और अमेरिका ने दावा किया है कि श्रीलंका तट के पास उसने ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अमेरिकी पनडुब्बी से दागे गए एक टॉरपीडो ने एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया।
हेक्सेट ने पेंटागन में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मंगलवार रात ईरानी युद्धपोत पर किया गया ये हमला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी दुश्मन पर इस प्रकार का पहला हमला था। इस जहाज पर लगभग 180 लोग सवार थे, जिनमें से 101 लापता बताया जा रहा है। श्रीलंका ने बताया है कि जहाज से कॉल मिलने पर मदद भेजी गई थी और 32 लोगों को सुरक्षित भी निकाल लिया गया। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात को देखते हुए कुवैत के गृह मंत्रालय ने वीजा से संबंधित कुछ राहत उपायों की घोषणा की है, जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लागू किए गए हैं। ये उपाय संबंधित शुल्क और जुर्माने से मुक्त होंगे। इनमें विजिट वीजा में 1 महीने का विस्तार किया गया है। इसके अलावा जो लोग वर्तमान में कुवैत से बाहर हैं, उनके लिए 3 महीने का एक्स्ट्रा एम्बेसीज पीरियड भी मिल चुका है। ये निर्णय कुवैत के निवासियों को वर्तमान परिस्थितियों में राहत प्रदान करने के लिए लिया गया है। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच यूएई स्थित भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक अहम सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने कहा है कि मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए सभी भारतीय नागरिक पूरी सावधानी बरतें और सतर्क रहें। दूतावास ने साफ निर्देश दिए हैं कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, किसी भी तरह की यात्रा से बचें। सुरक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारतीयों से अपील की गई है कि वे यूएई सरकार और दूतावास की ओर से समय समय पर जारी होने वाले सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। राहत की बात यह है कि अबू धाबी और दुबई स्थित भारतीय दूतावास सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और किसी भी आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान इजराइल के बीच जारी संघर्ष के बीच कतर गृह मंत्रालय ने एक सलाह जारी की है, जिसमें सभी से किसी भी अज्ञात वस्तु या मलबे के पास न जाने और तुरंत 999 पर कॉल करके इसकी सूचना देने का आग्रह किया गया है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने कतर में सभी भारतीय नागरिकों को स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने और सुरक्षित रहने की सलाह दी है। भूटान के विदेश मामले और विदेशी व्यापार मंत्री ल्योम्पो डी.एन. धुंगेल ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 11वें रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचने पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। भारत और भूटान के बीच आपसी संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास और सद्भावना पर आधारित है। धुंगेल की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक और मैत्रीपूर्ण साझेदारी को और गति मिलने की उम्मीद है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत भूटान यात्रा पर है और इस दौरान उनकी भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से मुलाकात हुई। शेरिंग तोब्गे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें साझा कर कहा कि आज भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। हमारी चर्चाओं में भूटान और भारत के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी पर प्रकाश डाला गया और दोनों देशों की न्यायिक संस्थाओं के बीच सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत ने जनवरी 2026 में भूटान के सर्वोच्च न्यायालय के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन की घोषणा की थी, जिसके तहत दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग और कानूनी पेशेवरों का आदान प्रदान मजबूत होगा। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने सोनी सेमीकंडक्टर विनिर्माण निगम कुमामोटो जापान का दौरा किया। उन्होंने कुमामोटो अर्धचालक और हरित नवाचार परिषद के सदस्यों से भी मुलाकात की। साथ ही स्वचालित विनिर्माण सुविधा का दौरा भी किया और अर्धचालक उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी व्यापक चर्चा की। भारत की नीतिगत सहायता, अवसंरचना पहलों और मूल्य श्रृंखलाओं में निवेश अवसरों को रेखांकित किया। चर्चा का केंद्र अर्धचालक क्षेत्र की वृद्धि, हरित पहल और कौशल विकास रहा। उन्होंने सतत विकास को बढ़ावा देने, विनिर्माण को आगे बढ़ाने और भारत जापान औद्योगिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। ये जानकारी वाणिज्य विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर की है। पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग की फुल बेंच के दौरे से पहले 4 सदस्यीय विशेष प्रतिनिधि दल राज्य का दौरा करेगा। अगले सप्ताह सोमवार और मंगलवार को आयोग की फुल बेंच राज्य के दौरे पर रहेगी और उससे पहले रविवार को वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती, प्रमुख सचिव एस.बी. जोशी, निदेशक मनोज सिंह और उप सचिव अभिनव अग्रवाल कोलकाता के दौरे पर रहेंगे। ये अधिकारी पूर्ण बेंच की बैठक से पहले वहां आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करेंगे। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। सीएम ममता बनर्जी की तरह वाम दलों ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोला है। तृणमूल की तरह वाम दलों ने निर्णयाधीन वोटरों की बात करते हुए चुनाव आयोग के सामने विरोध प्रदर्शन किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने सीएम ममता की तरह चुनाव आयोग के लिए अत्याचार आयोग जैसे शब्दों का प्रयोग किया। माकपा के राज्य सचिव
मोहम्मद सलीम से ये सवाल पूछा गया कि जब तृणमूल और वाम दलों के तर्क और भाषा एक जैसी ही है तो लोग दोनों के बीच फर्क कैसे करेंगे, तो वो इस पर भड़क गए। हम सड़क में आज उतरे हैं और यहाँ पुलिस घेरा डाला है, वो ममता बनर्जी का पुलिस है। हमारा ईसीआई के खिलाफ में लड़ाई है, लेकिन तृणमूल दलाली करके अपने पुलिस को भेज दिया। और ममता बनर्जी जब ईसीआई के खिलाफ में जब धरना करेगी तो यही ममता बनर्जी का पुलिस वहां मंच बनाएगा, माइक लगाएगा, झाड़ू देगा, साफ करेगा। कर्नाटक कांग्रेस में तनाव लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष के नेता आर अशोक ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ जुड़े विधायकों की निगरानी करने का आरोप लगाया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और हावेरी सांसद बसवराज बोमोई ने कहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद और सीएम की कुर्सी के लिए बहुत दिन से झगड़ा चल रही है लेकिन सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार अभी वो ऐसे एक स्टेज पहुंच गया है, एक के ऊपर दूसरा पूरा विश्वास नहीं है। इतना रेवेन्यू जो एमएलए है उसका पूरा जानकारी के लिए फोन टैपिंग भी कर रहा है और इंटेलिजेंस सोर्स से भी वो सब निकाल रहा है। ये ऐसे किया तो बहुत दिन सरकार नहीं चलेगा। और वही हैदराबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोर को धर दबोचा है। पुलिस की टास्क फोर्स टीम गोलकुंडा और मसाफ टैंक पुलिस ने प्राइड डेयरी नाम से चलने वाली एक डेयरी पर छापा मारकर लाखों की कीमत का मिलावटी घी जब्त किया है। इस डेयरी पर गाय और भैंस की क्रीम में पाम ऑयल, डालडा और कई हानिकारक पदार्थ मिलाकर घी बनाया जा रहा था। पुलिस के अनुसार डेयरी मालिक मोहम्मद जुनैद हुसैन के पास डेयरी का लाइसेंस था और वो लगातार घी को शुद्ध गुणवत्ता के नाम पर बेच रहा था। डेयरी पर छापे के दौरान पुलिस ने 460 किलोग्राम मिलावटी घी, 2090 किलोग्राम मिलावटी गाय का क्रीम और 1170 किलोग्राम भैंस की मिलावटी क्रीम को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 18,26,669 रुपए है। तो वही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। असम के गोलाघाट जिले के बोकाखाट क्षेत्र में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कई परिवारों को काफी फायदा हो रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा के माध्यम से हर घर तक बिजली पहुंचाना और बढ़ते बिजली बिलों से नागरिकों को राहत देना है। योजना के तहत बोकाखाट के अनेक घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। लाभार्थियों का कहना है कि सरकारी सब्सिडी और सहयोग के कारण उनके मासिक बिजली खर्च में काफी कमी आई है। जिन परिवारों को पहले हर महीने भारी बिजली बिल चुकाना पड़ता था, उन्हें अब सौर ऊर्जा के उपयोग से अच्छी खासी बचत हो रही है। इसके साथ ही ये पहल स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रही है। कुछ परिवार अपने सोलर पैनलों से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में वापस भेजकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर रहे हैं। जो लोग ये स्कीम इंस्टॉल किया है उन लोग को बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। उसका बिजली का बिल पूरा मुफ्त हो रहा है। उसमें उसका अंडर में गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी है 85,800 और स्टेट गवर्नमेंट का भी सब्सिडी है 45,000। उसके कुल मिला के 1,30,800 रुपया सब्सिडी है। उसका बाद उसका जो यूनिट प्रोडक्शन करता है उसका वो जो बिल से डिडक्ट हो जाता है और जो भी सरप्लस रहता है वो साल का लास्ट में मार्च महीना में उसको पेमेंट मिल जाता है। 3 किलोवाट का एक प्रोजेक्ट है। मुझे ये जो सिस्टम है ये डेली मेरे को 10 से 15 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करके देता है। जो मतलब परिवेश को हानि पहुंचाते हैं उन चीज़ों से जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए ये एक अच्छा माध्यम है। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हैदराबाद के बंडलगुडा स्थित दक्षिणी क्षेत्र परिसर में अपने 176वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कई वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व सदस्य उपस्थित रहे। पूर्व उप महानिदेशक एम श्रीधर मुख्य अतिथि के तौर पर जबकि वीवी राव विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। समारोह में खनिजों के सुरक्षित भविष्य, भूवैज्ञानिक अनुसंधान और 1851 से अब तक की यात्रा पर जोर दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडीजी और एचओडी विजय विष्णुपंत मुगल ने ऑर्गेनाइजेशन को एक परिवार बताया और कहा कि यह स्थापना दिवस जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन और
देश बनाने में जीएसआई की 176 साल की विरासत का प्रतीक है। We are celebrating our 176 Geological Survey of India Foundation Day. So on this occasion, I would like to send a message to all the Geological Survey of India family and all the Indians, all my colleagues, to focus on the Geological Survey of India goal, the work of mineral exploration. The focus has been given to find out to search for critical minerals, which is the need of the national priority. और अब बात रंगों के त्योहार होली की। आज पूरा देश रंगों में सराबोर रहा। क्या गली, क्या शहर और क्या गांव, हर जगह जोश, उत्साह और उमंग के साथ होली मनाई गई। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवंत परंपरा और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। होली का उल्लास, रंगों से सराबोर लोग, सब जगह जमकर उड़ा अबीर गुलाल। पूरे देश में मनाया गया होली का त्योहार। पूरे जोश, उमंग और उत्साह के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में होली अपने विशिष्ट रूपों में नजर आई। कहीं ढोल नगाड़ों की गूंज तो कहीं फूलों की बारिश। हर राज्य में अलग रंग, अलग परंपरा, लेकिन भाव एक। यही है भारत की सांस्कृतिक विविधता की खूबसूरती। बच्चे हों या बुजुर्ग, हर उम्र के लोग इस पर्व के रंग में रंगे नजर आए। ब्रजभूमि में होली का रंग बिल्कुल निराला दिखाई दिया। मथुरा और वृंदावन में पारंपरिक लठमार और फूलों की होली ने अपनी अलग ही छटा बिखेरी, जिसमें देश विदेश से आए श्रद्धालु राधा कृष्ण की भक्ति में डूबे नजर आए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर परिसर अबीर गुलाल से सराबोर दिखा। राधे राधे और कृष्ण कन्हैया लाल की जय के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। लखनऊ में भी होली की जबरदस्त धूम दिखाई दी। सड़कों पर लोग झूमते गाते नजर आए। जगह जगह हो रहे आयोजनों में आम जन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं धार्मिक नगरी वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में फूलों की होली खेली गई, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से विशेष आयोजन किया गया। गोदौलिया चौराहे पर युवा रंगों में सराबोर होकर नाचते थिरकते नजर आए। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में भी लोगों ने रंग, गुलाल और ढोल की थाप पर होली का जश्न मनाया। पारंपरिक मिठाइयों और व्यंजनों के साथ लोग इस पर्व का आनंद लेते हुए नजर आए। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के चंद्रकोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 84वीं बटालियन ने बड़े धूमधाम से होली मनाई। अधिकारी, जवान और उनके परिवार एक साथ रंगों के इस पर्व में शामिल हुए। होली का यह पर्व केवल रंगों तक सीमित नहीं है। यह समाज में प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देता है। रंगों का यह त्योहार न केवल खुशियों की सौगात लाता है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक विरासत को भी सशक्त करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। होली का त्योहार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। दुनिया के कई देशों में भारतीय समुदाय और स्थानीय लोग मिलकर रंगों के इस त्योहार को उत्साह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाते हैं। आइए देखते हैं कि किन किन देशों में कैसी रही होली की ये धूम। भारतीय संस्कृति की गूंज और वैश्विक एकता का संदेश देने वाला होली का त्योहार सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया गया। भारतीय मूल के लोगों के साथ साथ विदेशी नागरिकों ने भी उत्साह में भाग लिया और घरों से हजारों किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत के रंग जीवंत हो उठे जब यहाँ भारतीय प्रवासियों ने पारंपरिक होलिका दहन किया और रंगों के त्योहार होली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। वेलिंगटन में बड़ी संख्या में लोग होली मनाने के लिए एकत्रित हुए। We are having absolute so much fun here in the wind and all the colors are all blowing everywhere
which means that all of our past sins have been blown away. So we're very pleased about the day, the colors, the people have come out to enjoy. Holi is really amazing. We do the Holika Dahan as well. We play with the colors. Today it's really windy. It's kind of rainy, but we don't care. We're still out here playing. ये नज़ारा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग का है, जहां लोगों ने रंगोत्सव का त्योहार होली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। यहां भारतीय प्रवासी और स्थानीय लोग होली मनाने के लिए एकत्रित हुए। खास बात यह है कि यहां पर लोग होली के इस त्योहार में एकता और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानते हैं। दक्षिण अफ्रीका के भारतीय मूल के लोगों के लिए यह त्योहार पीढ़ियों से संजोई गई विरासत को दर्शाता है, जो संस्कृति, आस्था और सामुदायिक जीवन के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। South Africa celebrating like India, like our home country, India. Indian people celebrate like a what, faith, emotion. Same, we people here celebrate all function, and today special we celebrate Holi. वहीं श्रीलंका कोलंबो में इंडिया हाउस में बड़े ही उत्साह के साथ होली मनाई गई, जिसमें हाई कमीशन ऑफ इंडिया, लंका के अधिकारी और कर्मचारियों ने उत्सव में भाग लिया। इस मौके पर राजनयिकों और उनके परिवारों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, रंग लगाया और पारंपरिक मिठाइयां बांटकर उत्सवपूर्ण वातावरण में और ज्यादा मिठास घोल दी। रंगों की बौछार, भारतीय संस्कृति की गूंज और वैश्विक एकता का संदेश देते हुए इस होली के फेस्टिवल को पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भारतीय समुदाय और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर रंगों के इस त्योहार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। उधर मंगोलिया में लोगों ने एक अलग ही अंदाज में होली का त्योहार मनाया। मंगोलिया में लोगों ने फूलों की होली खेली और एक दूसरे को गर्मजोशी के साथ शुभकामनाएं दी। फूलों के साथ खेली गई इस होली में लोगों ने एक दूसरे को पुरानी रंजिश भुलाकर मित्रता का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। चुनाव होने जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधन बदलावों के बीच अब जनता अपने मताधिकार के जरिए नई दिशा तय करेगी। इन चुनावों पर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी नजर है। क्या ये चुनाव स्थिर सरकार का मार्ग प्रशस्त करेगा? कल नेपाल की जनता करेगी अपने मत से फैसला। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। डीजे